हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड इजी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है। 10th का आपका हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जारी हो चुका है। तो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एसएसटी सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर का पोस्टमार्टम आज हम लोग करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। इसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा, हमारे चैनल से जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस करना होगा, क्योंकि जो ये सीरीज अब शुरू हो गया है ना, ये सीरीज दिनों दिन बढ़ता रहेगा और आप तक इसकी सूचना पहुंचती रहे। और आपके लिए एक और खुशी की बात यह है कि ये सारे चीज आपको यूट्यूब पर पूरे फ्री पढ़ाए जाएंगे। दोस्तों, जब तक आपका एग्जाम है तब तक हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे और पूरे फ्री जुड़े रहेंगे। बस अपने नेट का उपाय कर लीजिएगा और फिर हमसे मस्त होके जुड़िएगा। आपके सामने आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 80 क्वेश्चन मिलेंगे। और उस 80 क्वेश्चन में आपको बनाने कितने हैं दोस्त? तो आपको बनाने हैं मात्र 40 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। यानी 80 प्रश्न में 40 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं और इस 40 प्रश्न में आपको लाने हैं 40 मार्क्स। फिर 40 मार्क्स लाने के लिए आप करिएगा क्या? तो उसके लिए आपको जुड़ना होगा बोर्ड इजी से। कहां से? बोर्ड इजी से। क्योंकि यहां जो भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे वो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ही बेहतरीन होगा। और आपका जो 19 फरवरी है वो 19 फरवरी के दिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। यानी 19 फरवरी 2024 को आपका सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है और उस दिन हमारे द्वारा पढ़ाए गए आपको बहुत सारे कंटेंट से आपको प्रश्न दिखेंगे ही दिखेंगे। तो अब देर किस बात की, आइए और शुरू करते हैं अपना तांडव जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है मॉडल प्रश्न का। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा दोस्त। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। आपने जैविक अजैविक दोनों को पढ़ा होगा, तो यहां आपसे पूछा जा रहा है जैविक संसाधन क्या है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप सबसे पहले क्वेश्चन के बाद आप हमसे फास्ट होके ऑप्शन पे चले जाइएगा और जो सही आंसर होगा आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। फिर आप देखिएगा कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो उस सेशन में आपको मात्र 40 क्वेश्चन ही बनाने हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मछली है, पहला ऑब्जेक्टिव आपका जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मछली, मिट्टी, पेड़, मानव। तो पूछा क्या है ये देखिए, नहीं लगाया हुआ है यहां पर। आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें नहीं लगा के जो देता है ना, वो थोड़ा सा आपके माइंड को इफेक्ट करेगा। क्या करेगा कि आप पूरे को पढ़ लीजिएगा, इनमें से कौन जैविक संसाधन है, आप ऐसे कट के पढ़ते हैं और बीच में नहीं में चला गया। इस स्थिति में क्या होता है, हमारा सही क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो अपने माइंड को कंसंट्रेट करिएगा और कंसंट्रेट करने के बाद आप 40 में 40 आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बस जुड़े रहिएगा, विश्वास के साथ जुड़े रहिएगा। आपका विश्वास ही आपका सफलता है और हमारी मेहनत। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन था, मछली, मिट्टी, पेड़, मानव। तो इसमें से जैविक संसाधन कौन है जो नहीं होगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने। भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितने प्रतिशत भूभाग पर वनाच्छादित रहना चाहिए? कितना प्रतिशतवाद चाहिए? 15%, 33%, 30%, 45%। तो दोस्त कितना प्रतिशत भाग पर वन आच्छादित होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपको 33%। कितना चाहिए? 33 चाहिए। और वर्तमान में है कितना? 23%। कितना है? 23% वर्तमान में मौजूद है, याद रखिएगा। लेकिन चाहिए कितना? 33 चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, पढ़िएगा बहुत मजे से कि तीसरा क्वेश्चन है क्या। देखिए, महानदी पर कौन सा बांध बना है? जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आप हमसे फास्ट क्वेश्चन पढ़ें और ऑप्शन में टिक करने का कोशिश करें। भाखड़ा नांगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड या फिर रिहंद। तो महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, टैक्सोल क्या है? टैक्सोल क्या है? एक दवाई है
किस चीज की दवाई है दोस्त? तो ये दवाई है मलेरिया की, कैंसर रोधी, दर्द निवारक, इनमें से कोई नहीं, तो ये दवाई है कैंसर रोधी दवाई है टैक्सोल। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? बॉक्साइट, कौन सा है? बॉक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, निकल, तो इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो धात्विक खनिज नहीं है वो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट इसका आंसर हो जाएगा। जो ग्रेफाइट जो है यह धात्विक खनिज नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन टर्सरी कोयला भंडार है? टर्सरी कोयला भंडार, ज्योग्राफी में आपको ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमारे एक एक सब्जेक्ट जो है ना, उसमें से कुछ ऐसे चैप्टर हैं दोस्त जो बहुत ही मजेदार हैं और आपको आसानी से मार्क्स दे के जाएंगे। वहां पे वो कहेंगे आइए मेरे से मार्क्स लेके जाइए, ठीक है। ऑप्शन क्या है? झारखंड, मेघालय, ओडिशा या फिर मध्य प्रदेश। तो इनमें से कौन टर्सरी कोयला भंडार है? आप जरूर इसका आंसर करें। मेरे द्वारा जो आंसर किया जा रहा है वो आपका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यानी झारखंड हो जाएगा। आप एक बार इसे जरूर बना लें। फिर आप कोई काम कर रहे हो उस समय भी आप क्या करें, यूट्यूब पर जाएं और इस वीडियो को आप प्ले कर लें। आप काम भी करते रहे, अगर सुन भी रहे ना, तो आप 80 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन भी तो ऐसा जरूर होगा कि अगर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी हमें आ गए हमारे एग्जाम्स में, तो सुन के भी याद हो गया। आप डायरेक्ट आंसर देख के भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? यानी परमाणु शक्ति का साधन कौन सा नहीं है? यूरेनियम, बॉक्साइट, मोनोजाइट या फिर थोरियम। तो परमाणु शक्ति का जो साधन है वो कौन सा नहीं है? वो बॉक्साइट ऐसा ऑप्शन है जो आपको ये नहीं है। कह रहा है भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? यानी जो हमारा भारत देश है ना, उसे कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? चलिए ऑप्शन आंसर करिएगा, जल्दी से आंसर करिएगा कि कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है इसे। तो 5, 6, 8, 9। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर आपके सामने सीधे आपको दिख रहा है 9, 9, 9, कि भारत को 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? असम में बाढ़ का कारण क्या है? व्यास, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती या फिर महानदी। तो असम में जो बाढ़ का कारण है उसका सबसे बड़ा कारण कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? हिमालय के क्षेत्रों से निकलती है और असम में बाढ़ का कारण बनती है। आपको पता है कि असम में जो बाढ़ के कारण घर होते हैं, इस तरह से सबसे पहले बांस लगा हुआ होता है, उस बांस पर ऐसे गांव सब में उसको मचान बोलते हैं, वो लगा होता है, फिर उसके ऊपर उनका झोपड़ी बना होता है, उनका घर बना होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, ठीक है। आगे बढ़िए, मजेदार क्वेश्चन आपके सामने है, मजेदार क्वेश्चन का सीरीज आपके सामने है। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन है आपके सामने, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किससे है? बिहार राज्य से, केरल राज्य से, गुजरात राज्य से, राजस्थान राज्य से। तो तरुण भारत संघ जो एनजीओ है उसका संबंध किससे है? राजस्थान राज्य से है। यानी ऑप्शन आपके सामने क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन आपके सामने डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? किसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? ऑप्शन पढ़िएगा, अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट या फिर इनमें से सभी। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किसका उपयोग होता है? अभ्रक का उपयोग होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। आ रहा है समझ में क्वेश्चन? क्वेश्चन आ रहा है समझ में? और इसके बाद ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो जो प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं, सबसे पहले आपको उसका आंसर बनाना है और फिर आप यहां आपको जो आंसर बताया जा रहा है उस आंसर से अपना मिलान करिएगा और फिर देखिएगा जो कितना आपका सही हुआ है। फिर एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मेरा इतना सही हुआ है। आप अगर इस चीज को जज नहीं करिएगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किस सेक्टर में इंप्रूव करना है, आपको किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है, आपको किस सब्जेक्ट पर जोर देना है, ये चीज आपको पता नहीं चलेगा। इंदिरापुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, बिहार में, केरल में या फिर झारखंड में? 4 राज्य आपके सामने दिए जा रहे हैं। इन 4 राज्य में एक राज्य का नाम आप बताइए जहां ये जलाशय मौजूद है। यानी इंदिरापुरी जलाशय किस राज्य में है? अपना बिहार, प्यारा बिहार, सुंदर बिहार,
पिछड़ा बिहार, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? ब्लू बुक, येलो बुक, ग्रीन बुक, रेड बुक। यानी असाधारण पौधे के लिए जो पुस्तक तैयार की गई है उसका क्या नाम आता है? तो उसका नाम आता है दोस्त ग्रीन बुक। क्या नाम है? ग्रीन बुक नाम है उसका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है आपसे। 14 कह रहा है कौन सा रबी फसल है? कौन सी फसल की बात की गई है? रबी फसल नहीं है, ये बात किया जा रहा है आपसे। यानी इस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जो रबी फसल होगा, बाद बाकी जो 3 ऑप्शन है वो क्या होंगे? वो रबी फसल नहीं होंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रबी फसल नहीं है, इसका मतलब जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो रबी फसल नहीं है और 3 ऐसा ऑप्शन होगा जो रबी फसल है। इसका मतलब रबी फसल नहीं है तो कौन है? देखिए, गेहूं, चना, चावल या फिर सरसों। तो कौन सा है? चावल है। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी है, जहां आपसे ये रबी फसल नहीं है ये पूछा जा रहा है। इसका मतलब गेहूं, चना या फिर सरसों क्या है? रबी फसल है। क्या है? ये सभी रबी फसल हैं। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आएगा कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा है? चूना पत्थर, कोयला, एल्यूमिनियम या इनमें से सभी। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जो आपका चूना पत्थर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जो चूना पत्थर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से, गोवा से, केरल से या फिर इनमें से सभी। तो कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से आता है? यह आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र से आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? क्या हुआ था? यह घटनाएं आपसे पूछा गया है। जो ऑप्शन आपके सामने है उसे समझिए। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन, आर्थिक विकास सम्मेलन। आपके नजरिए से अगर आप देखिएगा तो आप जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और ये एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन था जो 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में हुआ था। कहां हुआ था? ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये दोस्त पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। यानी इसमें क्या होता है? बांगर और खादर दोनों भी होते हैं। ये दोनों हैं इस मिट्टी के ही प्रकार है, बांगर और खादर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहां लगाया गया था? फास्ट करिए, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहां लगाया गया था? तो ये कहां लगाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, शिव समुद्रम, मणिकरण, दार्जिलिंग या फिर शिमला। तो कहां लगाया गया था? शिव समुद्रम में ये आपका लगाया गया था भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और वो क्वेश्चन ये है कि बिहार में उर्वरक कारखाना कहां स्थित है? बिहार में उर्वरक कारखाना कहां स्थित है दोस्त? तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पटना, बांका, बरौनी, गया। क्या आंसर होगा? जरा बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बरौनी। क्या हो जाएगा? बरौनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? भूकंप, बाढ़, वर्षा की कमी या फिर सुनामी। तो निम्नलिखित कारकों में से सूखे के लिए जिम्मेदार कौन सा होगा? बताइए। भूकंप होगा क्या? नहीं हो सकता है। बाढ़ तो बाढ़ ही ला देगा, वो सूखा के बदला उल्टे हो जाएगा पूरा। सुनामी का बातें छोड़ दीजिए। तो वर्षा की कमी जो है ये आपका आंसर होगा, यानी आंसर नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किससे है? सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किस चीज से है? तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी से, गंगा नदी से, दामोदर नदी से, सतलज नदी से। तो किस नदी से इसका संबंध है? इसका संबंध आपको आता है नर्मदा नदी से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहां पर हो जाएगा।
सरदार सरोवर आपको पता है ना, ये नर्मदा नदी है और इसी के सामने एक और बहुत ही फेमस प्रसिद्ध चीज बना हुआ है, स्टैच्यू ऑफ क्या है, यूनिटी है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू है। जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? एक चीज याद रखिएगा दोस्त, आपको कभी कभी ना एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे सोशल साइंस में जो थोड़ा सा करंट अपडेटेड होता है, या तो एक साल यानी इसी साल, या फिर इससे पहले एक दो साल का क्वेश्चन होता है। इससे पीछे वाले यानी 2023 में भी जो एग्जाम हुआ था 10th का, वहां भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे। यहां भी आपसे पूछ लिया गया है मॉडल पेपर में कि भारत में कौन सा चक्रवात आया है, बुलबुल, बिपरजॉय, यास, या इनमें से कोई नहीं, तो ये क्या नाम है, बिपरजॉय इसका नाम है। क्या नाम है, बिपरजॉय इसका नाम है। चलिए, कह रहा है पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग कौन सा है? प्राथमिक तरंग P, द्वितीयक तरंग S, दीर्घ L, तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक तरंग। क्या नाम है इसका, P नाम है, और ये आपका हो जाएगा जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला प्रथम तरंग है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, या फिर रेडियो। अगर आप देखिएगा कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन पहले क्या था, तो पहले टेलीफोन था, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है, तो वर्तमान में मोबाइल हो गया है। अब बुक के अनुसार अगर आप देखिएगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन वहां एक और चीज मेंशन किया गया है कि वर्तमान में मोबाइल हो गया है। तो आप क्वेश्चन देख के बनाइएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन। ये शासनकाल जो आपको बताया गया है डियर, ये क्या नाम है, तो वायसराय जो है ना, ये वायसराय के बारे में आपको बताया गया है कि कौन से वायसराय हैं। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिप्पन। तो ये कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। ठीक है, देखिए 27वां क्वेश्चन क्या है आपके सामने, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई है? फ्रांस से, जर्मनी से, रूस से, या फिर इटली से। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से होती है? आप पढ़े होंगे अपने हिस्ट्री के चैप्टर में, फ्रांसीसी क्रांति पढ़े हैं ना, तो ये फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांस से राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है यूरोप में। देखिए अगला क्वेश्चन 28वां है, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? राइन राज्य संघ की स्थापना कौन करता है? बिस्मार्क करता है, नेपोलियन, मेजनी, या फिर लेनिन। तो राइन राज्य संघ का स्थापना कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन जो है जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है अप्रैल थीसियस किसने लिखी? अप्रैल थीसियस किसने लिखी? रूसो ने, टॉलस्टाय ने, लेनिन ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो अप्रैल थीसियस जो लिखा हुआ है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है? ये लेनिन के द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा लिखा हुआ है दोस्त? लेनिन के द्वारा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन क्या है, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? क्या नाम है? खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने देखिएगा, सैयद अहमद खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, केबी हेडगेवार, राजा राम मोहन राय। यहां जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है ना, इस ऑप्शन से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा खुदाई खिदमतगार, वो है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन सब है और आसानी से आप लोग को बन भी जा रहा होगा। 40 क्वेश्चन बनाना आसान है दोस्त, 70-80 क्वेश्चन में 40 बनाना कहां से आएगा? आपने जो पढ़े हैं ना उसी से आएगा, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ाई करने की जरूरत है। आप रेगुलर करते रहें, आप अभ्यास में रहें, हार मत मानिएगा, डरिएगा मत। इतना जरूर विश्वास रखिएगा कि आपको जो पढ़ाया गया है अगर आप वो आप रख लेते हैं, आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे। टारगेट आपका होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, समझ गए? टारगेट आपका होना चाहिए 85% प्लस। ऑब्जेक्टिव में हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए 95% प्लस हमेशा। अगर आप थोड़े से बेस्ट लेवल में आ जाते हैं तो 95, आप परसेंटेज को अगर छोड़ दें
आप लेवल के अनुसार देखिएगा ना तो 38 में 40 मार्क्स तो आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, 38 में 40 आपको आना ही आना चाहिए। 40 में 38 आपको आना ही चाहिए। और फिर अगर आप देखिएगा तो 19-18 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल में आता है, तो यहां से ही आपको बहुत ज्यादा मार्क्स हो जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस में करें। अब ये भी जरूरी नहीं होता है कि आप 2000-3000 क्वेश्चन को ले लिए, आप उसी पे अपना दिमाग लगा रहे हैं। आपको जैसे बताया जा रहा है एक रणनीति के द्वारा, क्योंकि सफलता तब मिलती है जब मेहनत और रणनीति साथ साथ चलती है, तो ही आपको सफलता मिलेगी। और यहां हम लोग रणनीति कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, और आपको उस रणनीति के अनुसार मेहनत करना है, जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो इसी पर अगला क्वेश्चन आता है 31 नंबर में लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की? गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदू महासभा, किसान सभा। तो लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की थी? तो वो स्थापना की थी गदर पार्टी का स्थापना, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन या फिर चीन? तो साम्यवादी गुट का अगुवा कौन होता है? सोवियत संघ होता है। कौन सा होता है? सोवियत संघ होता है साम्यवादी गुट का अगुवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? मार्टिन लूथर की कृति क्या है? अप्रैल थीसियस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 95 थीसियस या कॉमनवेल्थ? तो इनमें से मार्टिन लूथर की कृति कौन सी है? 95 थीसियस। याद रखिएगा, मार्टिन लूथर की कृति कौन सी है? 95 थीसियस जो है ये मार्टिन लूथर किंग की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स हिक्की, मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स हिक्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेम्स हिक्की हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप जो भी यहां पढ़े होंगे बोर्ड से, उनको तो पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन आप एकदम चुटकियों में हल कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपने इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद किया है। मैंने आपको थ्योरी के सेक्शन में ही बहुत सारे इस ऑब्जेक्टिव केसेस को याद करवा दिए हैं, जो आपके लिए मजेदार है, यानी आप तो इसे हलवा समझ के खाइएगा। यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की? तो किसके अधीन था यूनान? ऑस्ट्रिया के अधीन। किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको? बहुत जल्द हम लोग 40 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन 40 पे पहुंच जाएंगे, 40 क्वेश्चन सॉल्व आपको नहीं कर लेना है कंटिन्यू। आपको जो जो आसान दिखेगा उसे आपको चुन चुन के मारते चलना है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा स्थान चुना था? यानी गांधी जी ने कौन से स्थान में नमक कानून तोड़ने का बात किया? साबरमती, सूरत, डांडी या फिर चंपारण? तो आपको पता है कि नमक कानून कहां टूटता है? डांडी। गांधी जी साबरमती से चलकर कहां पहुंचते हैं? डांडी पहुंचते हैं, और फिर नमक कानून तोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 37, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, अप्रैल थीसियस को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को? समाजवादियों की बाइबल, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का होता है, वीवीआई भी आप कर सकते हैं इसे। इसका नाम है दास कैपिटल। क्या नाम है? दास कैपिटल है, जो क्या है? समाजवादियों की बाइबल की श्रेणी में आता है। दोस्त बढ़े आगे, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो आप भी बोलिए कि हाँ मजा आ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? 1945 में, 1965 में, 1975 में, 1955 में? तो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो सिंगापुर का उदय होता है वो होता है 1965 में। कब होता है? 1965 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय होता है। आप भी आंसर जरूर करिएगा, ऐसा नहीं कि बस देख लिए फिल्म की तरह, सीरियल की तरह देख के हटा दिया। अरे भाई आंसर तो करते जाओ, क्या दिक्कत है इसमें? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस? तो कौन सा सम्मिलित नहीं था? जर्मनी सम्मिलित नहीं था। आपको हम बहुत कम समय देंगे आंसर करने के लिए, आप उसी में आंसर करिए, इसलिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ आज एक सीरीज है, फिर आगे मैं आपके लिए सीरीज लेकर आ रहा हूं। उसमें क्या होगा? आपका सब्जेक्टिव होगा इसी मॉडल पेपर का, फिर मैं अगले मॉडल पेपर के रूप में आपको ऑब्जेक्टिव और फिर सब्जेक्टिव उसका लेकर आऊंगा। क्योंकि याद रखिएगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में, यानी कर लो 40 मुट्ठी में, ये कब होगा आपका? जब आप ऑब्जेक्टिव में बेहतरीन हो जाइएगा। और इसके लिए
आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही कम आपको मेहनत करनी है, और जिस रणनीति से आपको बताया जाएगा बस उस रणनीति से आपको मेहनत करनी है। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? एम.एन. रॉय, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, चित्तरंजन दास। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बंबई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? यानी जब हम बंबई राज्य को विभाजित करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, तो किन दो राज्यों का गठन होता है? महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो दोस्त किन दो राज्यों का गठन होता है? महाराष्ट्र और गोवा राज्य का गठन होता है। सॉरी, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां आंसर बी हो जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात आप देखिएगा एक जगह है, अपने बॉर्डर सीमा से जुड़ा हुआ है, तो यही दोनों राज्य का यहां पर गठन होता है। गोवा राज्य तो मिस्टेक्स हो गया था, और वैसे गोवा क्या है? बहुत ही दूर है गुजरात से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नए मजेदार क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया ना कि एक दो क्वेश्चन आपको नया नया मिलेगा ऐसा, जो आपको करंट से पूछा हुआ रहता है। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? वर्तमान में नगर निगम, नगर परिषद दोनों बनाए गए हैं, नगर पंचायत भी बनाए गए हैं। आपको याद होगा कि 2023 में ही क्या हुआ है कि इनके लिए इलेक्शन भी हुए हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या है? देखिए 10, 19, 12, 14, तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 43 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसकी स्थापना कब होती है? तो स्थापना 1950, 1952, 1953, 1954। तो इसकी स्थापना 1953 में होती है। कब होती है? 1953 में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? आप लोग को भी जो क्वेश्चन याद है, जो क्वेश्चन आपको पता है, जो आपके दिमाग में आ रहा है आंसर, वो आंसर जरूर करें, आंसर करिएगा। इससे ऐसा नहीं कि आप ससुराल में बैठे हैं, शर्म करना है, नहीं लेंगे नहीं लेंगे। अरे आप जो आपको आ रहा है वो करते जाइए। आप खुद बैठे हुए हैं, आपके सामने आपका पेन है, आपका कॉपी है, आप उसका आंसर करें। चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? निर्वाचन आयोग, क्षेत्रीय दल, सत्तारूढ़ दल, विपक्षी दल। तो आचार संहिता का जो निर्माण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 का है आपको, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं कैसी? एक स्तरीय, दो स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। तो आपको पता है कि हमारी पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वो कितनी है? तो 3 स्तरीय संस्थाएं। कितनी है? 3 स्तरीय संस्थाएं हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर देखिए, आंग सान सू किस देश की नागरिक है? म्यांमार की, नेपाल की, भूटान की या फिर बांग्लादेश की? तो आंग सान सू किस देश की नागरिक है? म्यांमार की नागरिक है आंग सान सू। ठीक। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? चिली जो राज्य है उसकी प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मेरी रॉबिन्स, किम कैंपबेल, लोरा चिंचिला, मिशेल लेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिशेल बाचलेट जो है इसके राष्ट्रपति हैं, यानी प्रथम राष्ट्रपति हैं इसके। यानी ऑप्शन क्या हो गया आपके सामने? ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? जातिवाद पर, निष्पक्ष चुनाव पर, अलगाववाद पर, या इनमें से कोई नहीं? तो किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर कर रहा है? जब हम निष्पक्ष चुनाव की बात करेंगे तो हमारा लोकतंत्र और आगे जाएगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन जातिवाद, अलगाववाद, ये सभी क्या है? ये सभी ऐसे चीज हैं जो हमारे देश को तोड़ सकता है, हमारे राज्य को तोड़ सकता है, हमारे क्षेत्र को तोड़ सकता है। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि क्षेत्रवाद से अलगाववाद की भावना होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? 540, 543, 545, 550। तो लोकसभा में जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो 543 होते हैं, प्लस 2 जो हैं वो होते हैं मनोनीत किए जाते हैं, एंग्लो इंडियन थे, यानी टोटल कितना था? 545 था।
लेकिन वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या किया, ये 2 एंग्लो इंडियन वाले को हटा दिया। यानी अभी वर्तमान में हमारे पास लोकसभा में जो सदस्य की संख्या भी वो कितनी है, 545 है। और यहां तो आपसे पूछा हुआ ही है चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 543 ही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन देखिएगा, कहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? स्विट्जरलैंड में, ब्रिटेन में, भारत में या फिर चीन में? तो कहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की गई है। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? 5000, 10,000, 7,000, 15,000। तो कितनी जनसंख्या पर इसका गठन किया जाता है? 7,000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन दोस्त किया जाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है आपके सामने। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये कह रहा है 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा किसने की? जनता पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, बहुजन समाज पार्टी ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने। तो 1975 के आपातकाल की घोषणा कौन करता है? उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। तो यही क्या करते हैं? आपातकाल की घोषणा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? जो एक जिला होता है ना, उस जिले का प्रशासन कौन करता है? ठीक है, सरपंच कर रहा है, महापौर कर रहा है, जिला दंडाधिकारी कर रहे हैं या सत्र न्यायाधीश कर रहे हैं। तो पूरे जिले का जो प्रशासन किन्हीं के हाथों में होता है तो वो होते हैं जिला दंडाधिकारी, और इन्हीं के हाथ में पूरे जिले का कार्यभार होता है, प्रशासन होता है, देखरेख होता है। ये अपने अंदर ही हर चीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। जो क्वेश्चन है आपका, क्या नाम है इसका? नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ था? तो कब हुआ था? 2000 में, 2002 में, 2006 में या फिर 2010 में? तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी के लिए जो आंदोलन होता है वो आंदोलन कब होता है पता है? वो आंदोलन आपका होता है 2006 में। कब होता है? 2006 में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहां संघर्ष होता है? नेपाल, बोलीविया, बांग्लादेश या फिर बेल्जियम? क्या आंसर आपके अनुसार होगा? आपने पढ़ा है ना ये कि पानी की कीमत में वृद्धि यानी जल संघर्ष जो होता है वो कहां होता है? तो वो बोलीविया में होता है। कहां होता है? बोलीविया में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो क्वेश्चन है, विंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? यानी विंग और टोरी जो नामक राजनीतिक दल हैं उसका संबंध किस देश से है दोस्त? यूगोस्लोवाकिया, उत्तरी आयरलैंड, मैक्सिको, ब्रिटेन। तो इसका संबंध किससे है? ब्रिटेन से है। विंग एवं टोरी राज्य का राजनीतिक संगठन का संबंध। ठीक है, मजा आ रहा है इसमें? आप बने रहिएगा, आपको और मजे से आएगा। आपको जो मॉडल पेपर है, फिर प्रीवियस ईयर है, वो सारे चीज में करवाने वाला हूं। क्या क्या देखिए, मॉडल पेपर का अपना गैस क्वेश्चन प्लस आपके जो प्रीवियस ईयर है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये भी आपसे करवाएंगे। यानी जो आपका पिछले 5 साल, 6 साल, 7 साल का क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनकी संख्या 500 प्लस होगी वो भी करवाए जाएंगे, जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे क्या होगा कि आप आराम से 40 में 45 मार्क्स ले आइएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव की ही बात नहीं है मित्र, ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों की बात है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों की बात है। लेकिन सबसे पहले उसके लिए आप इस वीडियो के बगल में एक सब्सक्राइब लिखा होगा, वहां पे आपको प्रेस करना है, फिर आपको इसे शेयर कर देना है, या फिर आप इसमें बेल आइकन को आपको प्रेस करना है, जहां से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। जो क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1873, 1918, 1928, 1945। तो इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है 1918 में, कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार 1918 में प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है?
दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता या फिर इनमें से सभी। तो संघात्मक शासन की जो व्यवस्था है उसमें से दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता और ये सभी यानी तीनों चीज उसमें पालित होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 59। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? 45, 48, 53 या 75? तो कितने वार्ड हैं? 75 वार्ड हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किन की अध्यक्षता में होती है? जो भारतीय जनता पार्टी है ना, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है बीजेपी, यानी इनकी स्थापना किन की अध्यक्षता में होती है? तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, काशीराम, अजीत सिंह। तो कौन इसके स्थापना के समय अध्यक्ष होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। कौन होते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो क्वेश्चन है आपके सामने वो कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? मजेदार क्वेश्चन सब है, आसान क्वेश्चन है, आसानी से आपको बन रहा होगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब होता है? 1950, 1952, 1954, 1956। तो इसका गठन कब होता है? इसका गठन होता है 1952 में, यानी ऑप्शन नंबर बी में इसका गठन होता है। देखिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? नीति आयोग, योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन, यानी किसके द्वारा जो है योजना राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो आंसर क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसके द्वारा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को आपको पता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, और इसी के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्वेश्चन का आंसर आप शुरू करिएगा। इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? बीमा का व्यय, मूल्यह्रास, कच्चे माल की कीमत या इनमें से सभी? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल जो नहीं होता है वो कौन सा है? वो सभी पॉइंट्स यहां पर आते हैं जिसमें बीमा का व्यय, मूल्यह्रास या कच्चे माल की कीमत शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो खनन को किस में शामिल किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा किस में? प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है कृषि से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, कृषि के कार्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, देखिए क्या है क्वेश्चन। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो बना हुआ है ए और बी दोनों से मिलकर बना हुआ है, यानी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों से मिलकर मिश्रित अर्थव्यवस्था बनता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही इसका सटीक आंसर होगा, क्योंकि इसी पर लोक कल्याण पर क्या किया जाता है? बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? लगान, मजदूरी, ब्याज या लाभ? तो पूंजी का पारिश्रमिक क्या होगा दोस्त? पूंजी का पारिश्रमिक होता है ब्याज। क्या होता है? पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? ब्याज होता है। यानी 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपके स्क्रीन पर है, दिख रहा है। सटाक से क्वेश्चन पढ़िए और लगाइए आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार, सहकारी बैंक? तो संस्थागत वित्त का जो स्रोत होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका सहकारी बैंक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन या सभी? तो जो पूंजी बाजार है ना वो हमेशा कैसा ऋण प्रदान करता है? दीर्घकालीन ऋण हमें प्रदान करता है। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन सब है। ये सब क्वेश्चन आप कई बार पढ़ चुके होंगे, रिवीजन के माध्यम से भी पढ़े होंगे, और
अभी भी पढ़ रहे हैं, बस करते चले जाइएगा कि आंसर आपका कितना सही हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और क्वेश्चन को एक बार दो बार जरूर देखिएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके यहां से भी आ जाए। अगर 5 क्वेश्चन भी आ गए तो आसान है। ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? वित्त की आपूर्ति कौन करता है? सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो याद रखिएगा, जो ग्रामीण विकास है तथा कृषि है, इसके लिए जो ऋण देता है ना, वो नाबार्ड देता है, क्योंकि ये बना हुआ ही इसी के लिए है कि कृषि से संबंधित चीजों को ऋण देगा। कृषि से, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित जो हमारे कृषि के उत्थान की बात की जाती है, उनसे संबंधित ऋण जो है वो नाबार्ड का काम होता है, नाबार्ड देता है। ठीक है, सारे चीजों आपको समझ में आ रहा है? मजेदार है? चलिए, मजेदार है तो बने रहिए और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपका क्वेश्चन 71 नंबर है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा और देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी 80 क्वेश्चन का जो ये मॉडल पेपर में सीरीज दिया हुआ है, ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है? 80 क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है और लाना कितना है? 40। बार बार आपको हम ये चीज बताते रहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1901, 1904, 1912, 1915। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब होता है? ये होता है आपका 1904 में। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन 72 हमें कह रहा है, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? जो विकसित देश होते हैं उनके कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यबल होता है? कृषि क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विकसित देश होते हैं उनके कार्यबल का अधिकांश हिस्सा विनिर्माण क्षेत्र में शामिल होता है। किस क्षेत्र में शामिल होता है? विनिर्माण क्षेत्र में अधिकांश हिस्सा जो है शामिल होता है। समझ गए? आ रहा है मजा? चलिए धीरे धीरे हम लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं, यानी 80 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। और 80 क्वेश्चन हो जाने के बाद हमें और मजे आएगा, क्योंकि हमने 80 क्वेश्चन में ये देखेंगे कि आप कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खुद से किए हैं। आप जितना क्वेश्चन खुद से करिएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको ये लगेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कर सकते हैं। देखिए, एक चीज तो हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कि आप जो कुछ करते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप करिए। आप उस स्टेप को जोड़िए कि आप कितना मार्क्स वहां ला सकते हैं। जैसे आप इधर 80 में जो 40 मार्क्स आपको लाने हैं ना, 80 में जो आपको 40 मार्क्स लाने हैं ना, उस 40 में ये जोड़िए ना कि आप 38 ला रहे हैं या 35 ला रहे हैं या फिर 36 ला रहे हैं। आप इधर जितना ज्यादा से ज्यादा लाइएगा और इधर जो आपको जितना ज्यादा से ज्यादा आएगा ना, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं हमारे मार्क्स के लिए। ऑब्जेक्टिव प्लस प्रैक्टिकल, आप यहां पे जो मेहनत करिएगा वो आपके रिजल्ट को और बेहतर बना के देगा। तो क्वेश्चन आपका 73 नंबर है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? कब लागू हुई थी भारत में नई आर्थिक नीति? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, 1975, 1982, 1991 या फिर 1995। तो हमारी जो नई आर्थिक नीति लागू हुई थी वो हुई थी 1991 में, जिसमें कि मैंने आपको क्लास में बताया भी हूं कि यह एलपीजी फॉर्मूला पर आधारित है। ये एलपीजी सिलेंडर गैस वाला नहीं समझिएगा, ये एलपीजी फॉर्मूला अलग है जो उस पर आधारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्वेश्चन नंबर 74 है। और देखिए ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कर रहा है, कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ISI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क या इनमें से सभी? तो देखिए यहां जो कृषि उत्पाद है ना, उसके लिए जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है एग मार्क का। ठीक है, किसका किया जाता है? एग मार्क का किया जाता है। हॉल मार्क जो होता है वो किसके लिए होता है? ज्वेलरी के लिए होता है। कहां होता है? ज्वेलरी के लिए होता है। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आपके सामने रहा, ये क्वेश्चन है आपके 50 लाख का केबीसी में, यही ना होता है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर, आपका क्वेश्चन रहा ये, जिसके लिए आपको देने होंगे इतने आंसर। चलिए, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा। हमें हर चीज चाहिए, भोजन भी हमें चाहिए, स्वास्थ्य भी हमें चाहिए और हमें एजुकेशन यानी शिक्षा भी हमें अच्छे से प्राप्त होना चाहिए। तीनों चीज हमें होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे सामने दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से
सभी। ठीक है, जो 76 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है देखिएगा। क्वेश्चन आपका 76 नंबर का रहा है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? 1980, 1989, 1997, 2004। तो ये लागू कब की जाती है? 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 77 नंबर का है। 77 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका 50 लाख का क्वेश्चन, नहीं 50 लाख का तो खेल गए, उससे आगे बढ़िए 70 लाख। HDI मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई थी? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब शुरू की गई है? 1980, 1990, 1970, 1960। तो ये कब शुरू की गई है? 1990 में HDI शुरू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो 78 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन से प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? वानिकी, मछली पालन, विनिर्माण, पशुपालन। मैंने आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन में बताया है कि जितने भी प्राथमिक क्षेत्र हैं वो कृषि क्षेत्र से संबंधित होते हैं और उस क्षेत्र में सारे कृषि से संबंधित कार्य किए जाते हैं। अब इस कार्य में विनिर्माण कार्य नहीं आएगा क्योंकि ये दूसरे क्षेत्र से संबंधित है, यानी ये उद्योग क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है। ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हम चल रहे हैं आप 79, जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से ये कहूंगा कि आप हमारे सेशन से जुड़े रहिएगा और मजेदार रूप से आप क्वेश्चन आंसर करिएगा। इससे आपको फायदे ये होंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन करके आइएगा, क्योंकि हम आपको वो सिखा रहे हैं जो आपको 19 फरवरी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, यानी आप कहिए तो एक वायरल क्वेश्चन जो 19 फरवरी को आने वाला है। जैसे देखते हैं ना कभी कभी व्हाट्सएप पर, अरे क्वेश्चन वायरल हो गया, क्वेश्चन वायरल, कहां है क्वेश्चन? यही है, 19 फरवरी का क्वेश्चन आपको बोर्ड इजी करवाएगा। इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? वस्तुएं, वस्तुएं मुद्रा, मुद्रा या इनमें से सभी? सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। 79 क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट करिएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं इसका आंसर भी, क्योंकि आप बच्चे हैं, आप हमारे बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, बहुत दिलदार हैं। तो इसका आंसर 79 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी आपका अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जो क्वेश्चन क्या है? 80 नंबर। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, PNB, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBI। ऑप्शन में आप शॉर्ट फॉर्म को जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी हमें पूछ लिया जाता है और इसका फुल पूछा जाता है क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? व्यापारिक बैंक नहीं है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो आपका व्यापारिक बैंक नहीं है। दोस्त, इस तरह से मैंने आपको भारतीय नहीं, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर का पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने पेश किया, जिसमें कि पूर्णतः सच्चाई है और ये रिपोर्ट आपको बहुत फायदे करेगा आपके एग्जाम्स के दिन। जरूर इसे देखिएगा और एक बार देखने के बाद पुनः आप ये करिएगा कि जब आप कोई काम कर रहे होंगे उस समय भी आप इसे चलाकर छोड़ सकते हैं, जिससे आपको कुछ क्वेश्चन और मेमोराइज हो जाए, याद हो जाए, और कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर इससे देखने को मिल सकता है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, जहां पे फिर से आपके साथ एक और सीरीज लेकर आएंगे जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे फिर से। लेकिन उससे पहले इस मॉडल पेपर का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेकर आता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद आपको। मस्त रहिए, अच्छे से रहिए और याद करिए 19 फरवरी को।